Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेंटलिटी में वर्बल रीजनिंग में 4 से 5 चैप्टर लगभग फिनिश कर लिया है। ठीक है, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपका वर्बल रीजनिंग जो है काफी इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारे मेंटलिटी पेपर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था 70 to 80% क्वेश्चंस आपके वर्बल रीजनिंग से ही आते हैं। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप 70 to 80 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वर्बल रीजनिंग से ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है, हम लोगों ने लॉजिकल सीक्वेंस पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ा है, क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लिया है। एनालॉजी का मैं कुछ पार्ट कल बताया था, आज मैं रेस्ट डिस्कस कर दूंगा एनालॉजी में भी। तो आप मान लो कि ये 5 चैप्टर में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कोडिंग डिकोडिंग में मैं भूल गया, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तुमको इन 5 चैप्टर से ही मिलेगा आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंकिंग टेस्ट और डायरेक्शन सेंस। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है प्रीवियस लेक्चर्स में, या फिर आप लोगों को असाइनमेंट मिला है कि नहीं मिला है? तुम लोगों को एनल क्लासिफिकेशन का और ये सब का कोडिंग डिकोडिंग का मिला है कि नहीं असाइनमेंट? किसी को प्रॉब्लम है असाइनमेंट में क्या? बोलो, तभी हम आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स नहीं है? हम लोग आज मिलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट टाइम एनालॉजी का दिया था तुमको इंट्रोडक्शन, आज हम लोग देखेंगे एनालॉजी के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देख लो, ये बेसिक बेसिक बातें होती हैं। लाइक कोई भी वर्कर है तो उसका टूल क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर का टूल क्या है भाई? तो पेन है। सोल्जर का टूल क्या है? तो गन है। टेलर का टूल क्या है? नीडल है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। सेफ का क्या है? नाइफ है। ठीक है, ये क्या उसका टूल है जिससे वो लोग काम करते हैं अपना। ठीक है, ये सिंपल है, ये सब चीजें याद रखना है। दूसरा क्या है, जैसे मेल का क्या, ये फीमेल है ना। डॉग का क्या होता है? बिच। हॉर्स का मेयर हो गया, मैन का विमेन हो गया, लाइन का लाइन। तो ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा सो दैट कि आप वहां पर जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ए कॉरेस्पॉन्ड टू बी और बीच में एनालॉजी का सिंबल था सी और डी। हमने देखा था कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन सी का डी के साथ होता है। तो अगर यहाँ पर कोई जेंडर वाला क्वेश्चन होगा, मतलब ए मान लो कि ये मेल पार्ट है और बी क्या है? फीमेल है, तो सी भी जो मेल होना चाहिए और डी क्या होना चाहिए? इसका फीमेल होना चाहिए। इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मान लो कि सिंगुलर है और प्लूरल का क्या रिलेशन होता है? तो मैन का क्या होता है? क्राउड। जहां पर बहुत सारे मैन हो तो वहां क्या बोलोगे? क्राउड है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं उसको। वैसे अगर बीज है, बीज का बहुत ज्यादा नंबर है, उसको क्या बोलोगे? स्वाम। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फ्लावर्स जाते हो तो बकेट बोलते हैं। और सेलर्स का क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीव। क्या बोलते हैं? क्रीव। एनिमल, और एनिमल का जो यंग वन होता है उसका नाम क्या रखते हैं? काऊ का क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। मैन का चाइल्ड, हेन का क्या होता है? चिकन। बटरफ्लाई का कैटरपिलर और हॉर्स का पोनी। ये सब चीजें, ये वाला उतना नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आता है तुम्हारा ये फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट, पता ही होगा। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होगा? हेक्टेयर। मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। वॉल्यूम का लीटर। वर्ग का जूल। लेंथ का मीटर। प्रेशर पास्कल। मास का ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? इस सारे क्वांटिटीज का एसआई यूनिट, और ये सब तुम काफी काम फिजिक्स में भी किए होंगे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्कर एंड प्रोडक्ट, कॉबलर क्या करता है बाबू? शूज का देखता है। गोल्ड स्मिथ क्या करता है? ऑर्नामेंट प्रोडक्ट इससे मिलता है। ठीक है ना। शेफ क्या करता है? तो फूड। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर किसी देश और उसका वहां पर क्या चलता है? करेंसी। इंडिया का क्या है? रुपी है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको। इराक का क्या बोलते हैं करेंसी को? दिनार। बांग्लादेश का टाका। यूके का पाउंड। यूएसए का डॉलर। और आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और या मैं जो आपको नोट्स भेजूंगा उस नोट्स पे भी ये सब चीजें रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइजेज। ठीक है, चाइना का क्या होता है? युआन। थाईलैंड का बात। जापान का येन, ये क्वेश्चन आ चुका है। जापान का क्या होता है? येन। ईरान का क्या होता है? रियाल। ईरान का क्या होता है करेंसी? रियाल। ये सब चीजें आपका बेसिक है और ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास। तो मैन है वो किसको बिलोंग करता है? देख लो बाबू, तो मैमल को,
बटरफ्लाई इंसेक्ट में आता है ना, चेयर, फर्नीचर, फ्रॉग हो गया, एम्फियन, स्नेक हो गया, रेप्टाइल, कप क्या है, क्रॉकरी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, अब बैडमिंटन या टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पे, क्रिकेट पिच से रिलेटेड है, बॉक्सिंग रिंग से है, रेसिंग ट्रैक से, जो भी रेसलिंग देखते होंगे जो शौकीन है WWE के, उनको पता है क्या होता है, उसको एरेना बोलते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, स्टडी एंड टॉपिक। अच्छा, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी, ये वाला पूछा हुआ है। इंसेक्ट के स्टडी को क्या बोलते हो, इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटोमोलॉजी, ये क्या है, किडनी है, ठीक है। सिस्मोलॉजी क्या है, अर्थक्वेक के स्टडी को, डिजीज के स्टडी को क्या बोलते हो, पैथोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी, हार्ट की स्टडी करता है उसको कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ये सब बताने का क्या मतलब है आगे आप देखिएगा, ठीक है। एनिमल थिंग एंड साउंड, जैसे लायन का साउंड क्या होता है, तो वो रोर करता है, स्नेक क्या होता है, हिस करता है, ठीक है। डंकी क्या है, ब्रे, इलेफेंट क्या है, ट्रम्पेट, क्वाइंस क्या है, जिंगल करता है, ठीक है, तो साउंड जो होता है। अब ये देख लो, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला होता है नंबर एनालॉजी। आई थिंक मैंने ये सब चीजें आपको लास्ट क्लास में कुछ ना कुछ बताया था। अब ये देखो, विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक द गिवन सेट, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 64, 32, 8। अब इन चारों ऑप्शन में वैसा कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह का रिलेशन रखता है, देखो तो आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका स्टूडेंट्स। देखो आंसर क्या होना चाहिए, देखो जो फर्स्ट नंबर है क्या सेकंड का डबल है, और जो सेकंड है वो इसका क्या है, 4 टाइम्स है, सी, मतलब यहाँ पर 1/2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/4। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 1/2 नहीं हो रहा है, यहाँ भी 1/2 नहीं हो रहा है, यहाँ तो 1/2 हुआ। देखो यहाँ पर 112 का 56 तो आधा होता है, लेकिन क्या 56 16 का 1/4 होता है, नहीं होता है। यहाँ पर देख लो 28 जो है 56 का क्या है, डबल है, और 7 जो है वो 4 टाइम्स होगा 28, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा 28, तो आप ऑप्शन क्या होगा, सी। तो ऑप्शन सी है, वो इस तरह का सेट के जैसा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, देख लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम पिछले क्लास में कराए थे, 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 8, तो सिमिलर में 4 किसको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। अब देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आ जाएगा, तो वैसे ही 4 में भी सर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, 16। तो कोई ऑप्शन में 16 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये हमारा पैटर्न सही नहीं है। और क्या हो सकता है कि अगर 2 का पावर 3 किया जाए तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का पावर 3 कर देंगे, मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया ये, 64। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आ रहा है स्टूडेंट्स, सही है ना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा। पृथ्वी आया क्या, देख लो ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने कराया था। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, क्या आंसर आ रहा है इसका लास्ट क्लास में, 529, ठीक है, कितना है 529 ना। ऐसे हमने क्या बोला था कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसका किसके साथ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 18 का पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5832। सिमिलरली क्या होना चाहिए, 23 का पावर 2 करोगे तो क्या जाना चाहिए बाबू, 529। तो आंसर क्या होगा, डी। इस तरह का दिमाग में डालकर जाना, इस तरह का एकदम दिमाग में डालकर जाना है। लास्ट ईयर मैंने राजस्थान में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखा है, लास्ट ईयर को तुम राजस्थान का पेपर उठाओगे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है एनालॉजी में, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि 57481120 कैसे हो रहा है। अगर मैं 5 7 4 और 8 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1120। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96। देखो तो कितना आएगा 96। ये भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम कराए हुए हैं। देख लो आंसर क्या आ रहा है बाबू, बी आ रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर वर्ड एनालॉजी। वो क्या था तुम्हारा, नंबर एनालॉजी, ये क्या है तुम्हारा वर्ड एनालॉजी, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन लोग क्या है। अब जो थोड़ा सा भी जानते हैं क्रिकेट के बारे में उनको पता होगा कि कपिल देव जो है वो बहुत बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है वैसे ही क्या है कपिल देव भी है, ठीक है। तो कपिल देव इज रिलेटेड टू क्रिकेट। पीटी उषा आई थिंक रनर थी ना,
धावक थी ना, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, हाँ ये तो चेस के प्लेयर है, ठीक है। सानिया मिर्जा गोल्फ कब से खेलने लगी बताओ, टेनिस था ना। ये सचिन तेंदुलकर भी क्या है, क्रिकेट होगा, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी, विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू चेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कपिल देव क्या है, प्लेयर है जो कि क्रिकेट खेलते थे, वैसे ही विश्वनाथन आनंद किसके लिए है, चेस के लिए है। ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब देखो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। और तुम देखे होगे कि हम थ्योरी में भी आपको बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है। अब देख लो उसका यूज होगा। एंगल का क्या होता है, हाँ एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। और कहेंगे डिग्री में भी मेजर करते हैं हम लोग। ट्राइंगल का रेक्टेंगल, अरे ये क्या है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, फोर्स, वर्क, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऑप्शन क्या होना चाहिए बाबू, ए होना चाहिए कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं, तो रेडियन करते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। देखो चलो आगे देखते हैं क्या है, जापान। अच्छा अब ये देखो जापान का क्या है, डायरेक्ट है। तो ये जो होता है ना वो पार्लियामेंट होता है, जापान का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हो, संसद को डायरेक्ट बोलते हैं, पंजाब सॉरी जापान के, ठीक है। तो इंडिया का क्या बोलते हैं हम लोग, कांग्रेस तो होता नहीं है, ये तो पार्टी है ना। यूएसए का संसद नहीं होगा, व्हाइट हाउस होता है, हमने पढ़ा है। हाँ ईरान का मजलिस होता है, ईरान का जो पार्लियामेंट होता है तो क्या बोलते हैं, मजलिस, क्या बोलते हैं, मजलिस। तो ये आप इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है। ये क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा आंसर इसका, ए होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए, आई इज रिलेटेड टू मायोपिया। अब मायोपिया आप अगर ह्यूमन आई पढ़े होंगे लाइट के बाद, तो नियर साइटेडनेस को बोलते हैं हम लोग मायोपिया। ये एक तरह से डिजीज है, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं बाय लेंस लगा के, ठीक है। लेंस लगा के इस डिजीज को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो वैसे ही टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, पायरिया ना, क्या होता है, पायरिया। कैटरेक्ट तो होता नहीं है, इजिमा भी नहीं होता है, और ट्रैकोमा भी नहीं होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, पायरिया। मतलब टीथ का जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरिया, वन ऑफ द प्रॉब्लम है ये। अब देखो मुंबई इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, मुंबई इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। सिमिलर वे में त्रिवेंद्रम कहाँ होना चाहिए बताइए स्टूडेंट्स, कोलकाता तो होना नहीं चाहिए, गुजरात होना चाहिए नहीं, राजस्थान, केरला, क्या होना चाहिए बताइए, केरला, क्योंकि केरला में क्या है, त्रिवेंद्रम है, ठीक है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, वैसे त्रिवेंद्रम किसके अंदर है, तो केरला के अंदर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है। किलोमीटर इज टू डिस्टेंस एज न्यूटन इज टू, ऐसे किलोमीटर रिलेटेड है किससे, डिस्टेंस से है, तो न्यूटन किससे होगा। आप यहाँ पर देखो कि किलोमीटर यूनिट है किसका, डिस्टेंस का, देख लो। वैसे ही न्यूटन किसके लिए होना चाहिए, फोर्स के लिए, किसके लिए, फोर्स। वेलोसिटी होता तो मीटर पर सेकंड होता, मोमेंटम होता तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स, हाँ न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, और एटलस तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार में। अब देखो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लिक्विड इज ड्यू टू, और अच्छा क्वेश्चन था ये, बिहार का एक अच्छा क्वेश्चन था, एनटीएससी बिहार का ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो लिक्विड इज ड्यू टू, लिक्विड इज टू फ्लूइडिटी, मतलब इस तरह से, टू मतलब इस तरह से, लिक्विड कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्लूइडिटी। तो सेम वे में इस तरह से कॉमेडियन का क्या होना चाहिए, कॉमेडियन। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से, मतलब इसका जो रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, हाँ ह्यूमर। कि लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि ये क्या होता है, फ्लूइडिटी रहता है। वैसे कॉमेडियन का वो कितना ह्यूमर है उसके पास, वो उसका क्या है, खास बात है। एनर्जी तो ठीक ही है, अवेयरनेस नहीं, उतना करेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं, ह्यूमर ज्यादा करेक्ट वर्ड है। ह्यूमर क्या है कि इसका मतलब ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कॉमेडियन है। ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, डी होना चाहिए। ये एनटीएससी बिहार में आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है, कुछ डाउट है क्या, वेरी गुड वेरी गुड, जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया है। थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर, तो बैरोमीटर इज टू, बताओ। ये भी बिहार का क्वेश्चन है, ये भी आपका बिहार का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस ईयर, बिहार का क्वेश्चन है ये।
atmospheric pressure कि thermometer is the instrument to measure temperature. In similar manner barometer is instrument to measure pressure. और कैसा? तो atmospheric. wind speed तो करेगा नहीं, weight करेगा नहीं, blood pressure करेगा नहीं, कौन सा करेगा pressure भाई? तो atmospheric pressure. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ठीक है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट था मेजरमेंट करने के लिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप 3, दिस इज योर लेटर एनालॉजी. आपने पढ़ा अभी नंबर एनालॉजी, फिर पढ़ा आपने वर्ड एनालॉजी एंड दिस इज लेटर एनालॉजी. ठीक है, अब अपन लोग इसमें देखते हैं कि जो केसीएसी का रिलेशन सीएसी के साथ है वही एक्सजीएमएफ का कैसे रिलेशन होगा. तो तुम देखो यहाँ पर क्या केसीएसी को रिवर्स करके लिख दिया गया है. देखो तो अच्छे से स्टूडेंट्स, केसीएसी को रिवर्स करो सीएसी के हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दोगे तो FMGX हो जाएगा. क्या हो जाएगा? FMGX. आंसर हो जाएगा सी. क्या हो जाएगा आंसर? सी. इसी तरह से था, लेटर एनालॉजी है ये. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्किल. अब देखो सर्किल और ये जो वर्ड लिखा है, जो लेटर है, तुम देख लो कि सर्किल से ही बना है. देख लो जैसा तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन भी था, तुम देखो ये जो तुम्हारा जो भी लिखा है व्हाटएवर लेटर्स, ये इसी का लग रहा है कि इसी से रीअरेंज करके बना है. मतलब +2 या +1 इस तरह से कुछ हो नहीं रहा है. तुम यहाँ पर देखोगे, आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, वहां पर तुमको दिखेगा कि भाई ये लेटर्स और इस लेटर में कोई डिफरेंस, मतलब कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है. मतलब आप देखो केसीएसी से ही सीएसी के बना है, मतलब इसी को कहीं ना कहीं किसी ढंग से अरेंज किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर भी देखोगे इसी लेटर्स को अरेंज किया गया है किसी ना किसी ढंग से. अब देखो CIRCLE है. ठीक है, तो यहाँ क्या कर देगा RIC और ELC. मतलब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, इसको रिवर्स कर दो तो RIC और इसको रिवर्स करो तो ELC. इस तरह से हुआ है. तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, स्क्वायर में भी SQUARE. मतलब यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करो और इधर लिख दो रिवर्स करके UQS और इसको रख दो ERA. मतलब UQS ERA. ऑप्शन डी. आ रहा है स्टूडेंट? ऑप्शन डी है ना आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया है. आप लोग का बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया. अब ये देखो, दिस इज एक्सीलेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है. बकेट इज टू AC DV BD JL DF SU, सो दैट बोनस भी कैसे होगा. तो अपन लोग यहाँ पर एक काम करें, ये देखें कि यहाँ पर जो बकेट है इनमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6 है. आई थिंक एक कोडिंग डिकोडिंग में मैंने ऐसा एक प्रॉब्लम कराया था आप लोग को. 2 4 6 8 10 12. मतलब यहाँ पर जो इसका एनालॉजी वाला हुआ है वो 12 है. मतलब एक लेटर जो है वो 2 लेटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, जैसे मान लो B है तो B में क्या आया? AC आया, U के लिए TB आया, C के लिए BD आया, K के लिए JL आया, E के लिए DF आया, T के लिए SU आया. जरा बनाकर बताओ तो क्या रहा आंसर? C आएगा. 5 है तो 10 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो 10 होना चाहिए. 4 6 8 10 हो सकता है. ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ही नहीं होगा. ठीक है, इन दोनों को अपन लोग देखें, NOP. हाँ, C आंसर सही है, C आंसर सही है. देखो हुआ क्या है, अगर हम ABC लिखेंगे तो B अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बचा? क्या AC बचा ना. देखो इस तरह से किया गया है, B है तो यहाँ क्या लिखा गया? AC. ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? TUB. क्या लिखोगे? TUB. मिडिल क्या है इसमें से? U है, तो बचेगा क्या? TV. देखो तो यहाँ U है तो यहाँ क्या आया है? TB आया है. सिमिलरली यहाँ C है तो क्या आना चाहिए? BD, मिडिल वाला. मतलब BCD होता है ना, अगर C को तुम बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? BD बचेगा. इस तरह से अरेंज किया गया है. K है तो JKL, तो यहाँ क्या आना चाहिए? JL. अगर E है तो क्या होना चाहिए? DF. देख लो, फिर T है तो STU होता है, तो S और U आना चाहिए. सिमिलरली यहाँ बोनस है तो बोनस में क्या आना चाहिए? पहले हो जाएगा AC, B मिडिल में आता है AC के, O है तो क्या आना चाहिए? MNOP. मतलब यहाँ आना चाहिए N और P. अब देख लो ACNP कहीं पर है क्या? यहाँ पर भी ACNP नहीं है, यहाँ भी ACNP नहीं है. हम आंख बंद करके ऑप्शन C टिक कर देना है, यहीं पर तुम्हारा आंसर आ गया. ACNP इस तरह से होगा. आगे अपन लोग चेक कर ले. और N था, यहाँ O था, फिर N है तो
NOP, ठीक है ना, M और क्या आ जाएगा, M और O आ जाएगा। जैसे ACNP आया, ACNP, तो फिर क्या आ जाएगा, M और O आ जाएगा। फिर देखो U है, तो U किसके बीच में होता है, तो T और V के बीच में। S है, ये किसके बीच में हो जाएगा, RST होता है ना, RT। तो करेक्ट ऑप्शन इज ACNPM OTVRT। करेक्ट ऑप्शन इज C। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, GHI। अब देखो ये जो लेटर्स हैं इनका कोई रिलेशन इनके साथ नहीं है, मतलब कि अरेंज करोगे, कभी भी GHI को अरेंज करोगे आपस में, तो आपको FEDC तो नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर दूसरा चीज हो रहा है। आप करोगे क्या, यहाँ पर नंबरिंग कर लोगे, GHI और यहाँ क्या है, J है, यहाँ नंबरिंग कर लो, ये क्या है, FED और C। अब अपन लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। G का नंबर क्या होता है, 7, H का 8, 9, दिस इज योर 10, F का क्या होता है, 6, 5, 4, 3। आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा रिलेशन। देखो 7 से 6 हुआ है तो क्या हो गया है, -1। यहाँ 8 से 5 हुआ है तो क्या हुआ है, -3। यहाँ 9 से 4 हुआ है तो क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ 10 से 3 हुआ तो क्या हो गया, तो 9 से 4 हुआ तो 5 है, -5। और यहाँ क्या हो गया, -7। मतलब क्या हो रहा है, -1, -3, -5 और -7, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो सेम इस तरह से क्या आंसर आया क्या किसी का, C। चलो देख लेते हैं एक बार। QRST को एक बार क्या करो, तुम नंबरिंग करो। तो Q का नंबर कितना होता है, क्वीन, आपको याद कराए थे 17। R का क्या होता है, 18, S का 19 और T का होता है 20। -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 16। और 16 किसके लिए होता है, P के लिए। 18 में 3 माइनस करोगे कि -1, -3, -5, -7 हो रहा था, -3 करोगे तो 15 आएगा। और 15 किसके लिए होता है, इजॉटी में याद करो, O के लिए होता है, O हो गया, ठीक है। अब 19 में तुम करोगे -5 करोगे तो हो जाएगा 14, एंड 14 इज फॉर N। और T में -7 करोगे तो हो जाएगा 13, एंड 13 इज फॉर M। तो क्या हो गया, PONM। क्या हो गया, PONM। करेक्ट ऑप्शन इज B। देख लो इस तरह का एनालॉजी का प्रॉब्लम ये आता है तुम्हारा लेटर एनालॉजी में। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ ये क्वेश्चन बिहार में आ चुका है, ये क्वेश्चन बिहार में आ चुका है। बनाइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, BHG FLJ JPK, और इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स SYT है, SYT है, इसका आंसर किसी का आया क्या, किसी स्टूडेंट्स का आंसर C आया है। C सही होना चाहिए, बट देख लेंगे अपन लोग। बट देख लेंगे। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बोला है नंबरिंग कर लो भाई। आपको बोले थे अगर B लिखा है तो समझो कि ये 2 लिखा है, H है तो ये 8 है, और C है तो ये क्या है, 3 है भाई। BHC किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, FLG को। यहाँ F है, यहाँ L है, और यहाँ क्या है, G है। मतलब F क्या हो जाएगा 6, L इज योर 12 एंड G इज 7। अब देखो तुम 2 से क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब +4 हो रहा है। फिर 8 से क्या हो गया, 12। अगेन देखो क्या हो रहा है, +4। और ये 3 से क्या हो गया, 7। ये क्या हो गया तुम्हारा, +4। ठीक है, इस तरह से JPK को देखो, JPK, J का नंबर कितना होता है, 10, P का 16 और K का 11। +3 करोगे तो क्या जाएगा, 13। और 13 किसके लिए होता है, M के लिए होता है। देखो तो +4 करना है, सॉरी +4 करना है तो 14 हो जाएगा। 14 किसके लिए होता है तुम्हारा, 14 किसके लिए होता है, 14 N के लिए होता है। ठीक है, क्या लिख दोगे, 14, ये हो जाएगा N। ठीक है, यहाँ 16 में 4 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसके लिए होता है, T के लिए होता है। और फिर 11 में 4 ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 15। और 15 किसके लिए होता है, इजॉटी से आपको याद हो, O के लिए होता है, NTO। करेक्ट ऑप्शन इज NTO। करेक्ट ऑप्शन इज NTO। तो ये जाकर तुम्हारा एनालॉजी तुमको मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। नंबर एनालॉजी आ सकता है, लेटर एनालॉजी आ सकता है, और वर्ड एनालॉजी आ सकता है। और सारे का जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेज 1 लायक है उसको आपने कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3 को बना लेना है। एक्सरसाइज 3 जो भी आपको मिलेगा असाइनमेंट का वो बना लोगे, मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन जो है एकदम अच्छे से हो गया। ठीक है,
So students, we are going to start a new chapter known as ranking test. क्या है बाबू? रैंकिंग टेस्ट. ठीक है. अब अपन लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करा था अल्फाबेट टेस्ट में. अल्फाबेट टेस्ट में जैसे कि F का नंबर 6 होता है लेफ्ट से, तो हमने देखा था कि इसका नंबर 21 हो जाता है राइट से. तो वो कैसे होता है? तो मैंने बताया था कि टोटल रैंक इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट माइनस 1. ये अपन लोगों ने देखा था जब टोटल रैंकिंग पढ़ रहे थे. मतलब हमने वहां पर टोटल रैंक का एक फॉर्मूला निकाला था. क्या निकाला था? कि रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट माइनस 1. ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था फॉर फाइंडिंग टोटल रैंक. और इसको मैंने बोला था कि दूसरे तरह से भी लिख सकते हो टीआर को, कि रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1. आरएफटी क्या है? तो आरएफटी है आपका रैंक फ्रॉम टॉप. आरएफबी क्या है? तो आरएफबी है आपका रैंक फ्रॉम बॉटम एंड माइनस 1. एक बार जो अगर स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उनके लिए बता दूं ये कैसे फॉर्मूला आता है. मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपके क्लास में 60 स्टूडेंट है और आपका नंबर अगर टॉप से 10 है तो बॉटम से रैंक क्या होगा? अगर आपका रैंक टॉप से 10 है, बॉटम से रैंक क्या होगा? तो बाकी सारे बच्चे बोलते हैं 50 होगा, जो कि गलत आंसर है. अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, मतलब टोटल रैंक क्या है वहां पर 60, और आपका रैंक अगर टॉप से 10 हो गया तो रैंक फ्रॉम बॉटम क्या होगा? तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, टोटल रैंक इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1 करोगे. तो टोटल रैंक कितना है? 60 है भाई. 60 में तुम क्या करोगे? 10 घटाओगे और प्लस 1 करोगे. रैंक फ्रॉम बॉटम ये आ जाएगा तुम्हारा 51. जो भी 50 बोलेंगे उनका क्या हो जाएगा आंसर? गलत हो जाएगा. सर ये फॉर्मूला आया कैसे? एक बार जरा देख लो. मान लो कि 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से देख लो. अब मान लो कि ए का जो रैंक है टॉप से और यहाँ लिख लो रैंक फ्रॉम बॉटम. इस तरह से जल्दी में देख लेते हैं. ए का मान लो रैंक 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है. रैंक फ्रॉम बॉटम ए का 5 है, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3, डी का 2 और ई का 1. तो देख लो यहाँ पे करोगे क्या? यहाँ पर देखोगे अगर तुम ए को पकड़े, ए के लिए रैंक फ्रॉम टॉप क्या है? 1 और रैंक फ्रॉम बॉटम क्या है? 5. दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 6. और अगर तुम -1 कर दोगे तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 1 2 3 4 5. मतलब हियर टोटल रैंक इज 5. दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसके बराबर होता है. अगर तुम किसी को पकड़ो, अगर मैं सी को पकड़ूं, एक ही जगह की बात हो, एक जगह पर अगर इसका रैंक टॉप से 3 है, बॉटम से क्या है? 3 है, इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 6. रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम हो गया 6. और अगर तुम -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, जो कि तुम्हारा क्या है? टोटल रैंक है. अगर डी को देखो तो 4 + 2 6, -1 करोगे तभी तुम्हारा टोटल रैंक आएगा. 5 + 1 -1 करोगे तभी क्या आएगा? तुम्हारा टोटल रैंक आएगा. इस तरह से मैंने दिखा दिया कि तुम्हारा टोटल रैंक का फॉर्मूला किस तरह से मिलता है. ठीक है. अब अपन लोग स्विच करेंगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसे देखो, ये पहला पैटर्न है. दिस इज योर टाइप 1. और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है. देखो, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड. और अब तुम रैंक फ्रॉम लेफ्ट देखो या रैंक फ्रॉम राइट देखो. एक ट्री है तुम्हारा, उसका रैंक क्या है? इस तरह से मान लो ट्री है, इसका रैंक क्या है? दोनों एंड से 5th है. मतलब रैंक फ्रॉम लेफ्ट देखो या रैंक फ्रॉम राइट देखो, कितना है? 5 ही है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे इस लेन में या इस रो में? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे? तो आंसर क्या आ रहा है? 9 थे. क्योंकि आपने क्या किया भाई? टोटल रैंक इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1 करा. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ 5 + 5 -1 करो, कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा. ठीक है. तो आया समझ में? इस रो में कितने ट्रीज थे? तो भाई अगर हम इस तरह से मैं जा रहा हूँ और अगर हमको ये ट्री दिखा 5th पोजीशन पे, ये इसका जो पोजीशन है दोनों एंड से क्या है? सेम है. ठीक है. तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? टोटल रैंक. टोटल रैंक मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं इस रो में. कितना आ गया तुम्हारा? 9 आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए हैज 18th रैंक इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स. व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बताइए जल्दी से.
वेरी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा एनटीएससी बिहार किसी ना किसी साल में आ चुका है क्या? 32 32 32 देख लो क्या करोगे। टोटल रैंक कितना है? तो यही है। कितने भाई स्टूडेंट्स है क्लास में? तो 49 है, यहाँ लिख दोगे 49। अच्छा ए का रैंक 18th है। कहां से? टॉप से। टॉप से रैंक कितना है? 18 है। तो टोटल रैंक का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रैंक का आपको पता है, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1 करोगे। रैंक फ्रॉम टॉप कितना हो गया भाई? 18। रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है या फिर लास्ट निकालना है, -1। तो रैंक फ्रॉम बॉटम कितना आ गया? 18 माइनस 1 इज 17, और 49 में 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। ये रैंक होगा उसका बॉटम से। तो आंसर क्या आ गया इसका? 32। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PYQ प्रीवियस ईयर एनटीएससी में आ चुका है। बनाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने देखा है अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस से, काफी कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, उनको थोड़ा बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स? देखो एक बार बना के कितना। हाँ बहुत अच्छा, शिवानी और क्या नाम है उसका? मनोज चौहान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। 52 आंसर सही है, 52 आंसर सही है। चलो देखते हैं जिनसे नहीं बना। इन अ क्लास विद्या रैंक 7th फ्रॉम टॉप। देखो विद्या का जो रैंक है, विद्या को तुम V से डिनोट करो। किससे? V से डिनोट करो, ठीक है। इसका रैंक दे दिया है टॉप से कितना भाई? RFT दे दिया है तुम्हारा 7। क्या दिया है? 7। चलो यही सब क्वेश्चन बनाते हैं। फिर क्या दिया है कि दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेधा। अच्छा दिव्या का जो रैंक है मेधा से 7 रैंक अहेड है। तो अभी तो दिव्या और मेधा के बारे में कुछ पढ़े नहीं हो तुम, ठीक है। अभी तुम किसके बारे में जानते हो? विद्या के बारे में जानते हो। तो अभी देखा जाएगा कि दिव्या का रैंक कुछ विद्या से दिया है क्या? हाँ यहाँ दिया है कि 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। मतलब जो दिव्या है वो 3 रैंक पीछे है। किससे? तो विद्या से। मतलब दिव्या का जो रैंक हो जाएगा टॉप से वो क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो दे दिया था विद्या का रैंक क्या है, टॉप से 7। फिर दिव्या के बारे में कमेंट किया कि 7 रैंक अहेड है किससे? मेधा से, और 3 रैंक बिहाइंड है विद्या से। ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करके हम यहाँ पर एक सीक्वेंस बैठा सकते हैं कि भाई विद्या का रैंक 7 है तो दिव्या का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ाया जाए कि जो दिव्या है वो 7 रैंक अहेड है किसके? मेधा के है। मतलब जो मेधा का रैंक होगा टॉप से वो हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? 70। देख लो कैसे किए, क्योंकि दिव्या जो है वो 7 रैंक आगे है, तो मेधा मतलब ये 7 रैंक पीछे होगी, तो क्या हो जाएगा? 17 रैंक, ठीक है। सुषमा हु इज 4th फ्रॉम बॉटम इज 32 रैंक्स बिहाइंड मेधा। अच्छा मेधा को हम लोग M से डिनोट कर रहे हैं। मतलब जो एक लड़की है सुषमा वो 32 रैंक बिहाइंड है मेधा से। अगर हम लोग यहाँ पे सुषमा को लिखे तो सुषमा का रैंक क्या हो जाएगा? टॉप से 32 रैंक बिहाइंड। मतलब ये तो 17 है, और 17 में 32 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 49। 49 आ गया इसका रैंक सुषमा का। और सुषमा का जो रैंकिंग है इसका तुमको दे दिया है कि ये बॉटम का रैंकिंग भी दे दिया है तुमको कि इसका जो पोजीशन पर बॉटम है वो क्या है? 4th है। देख लो सुषमा हु इज 4th फ्रॉम बॉटम, मतलब एट सुषमा इस पोजीशन पर तुमको रैंक फ्रॉम टॉप भी पता चल गया, रैंक फ्रॉम बॉटम भी पता चल गया एक ही पोजीशन पे। तो तुम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते हो, तो आ जाएगा टोटल रैंक इक्वल टू RFT प्लस RFB माइनस 1, RFB माइनस 1 इस तरह से। तो RFT कितना है सुषमा के रैंक पर? 49। RFB कितना है? 4 माइनस 1 कर लोगे। 49 प्लस 4 माइनस 1 कितना गया? ये 52। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पूरा यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। अब जो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। दिव्या के बाद तुरंत तुम जंप कर जाओ विद्या पर, क्योंकि तुमने विद्या को फिक्स किया है। दिव्या जो है इसे 3 रैंक बिहाइंड है, इसका टॉप रैंक में 10 हो गया। मेधा इससे 7 रैंक पीछे थी, कितना हो गया? 17। और जो सुषमा है इससे 32 रैंक बिहाइंड थी, कितना हो गया? 49। और सुषमा पे रैंक फ्रॉम बॉटम भी दिया था, कितना था? 4 था।
रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1 करा मैंने, मेरा 52 आंसर आ गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? और स्टूडेंट्स का आंसर आया था क्या? 52, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन अ रो ऑफ, अच्छा ये टाइप 2 प्रॉब्लम है ये, और ये प्रीवियस ईयर एनटीएससी में अलग डेटा के साथ पूछा था। देखो क्या है इसमें, क्या करेंगे हम लोग। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, ए इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 10th फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर 8 स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, 8 स्टूडेंट्स हैं ए और बी के बीच में, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे इस रो में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लो स्टूडेंट्स कैसे बनाओगे, देख लो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करोगे एक बार। In a row of students, A is 6th from the left, B is 10th from right. There are 8 students between A and B. Then total number of students. हाँ, इसका जो एल्गोरिथम होता है ना, जो भी दिया है ना उसको सारे को ऐड कर दो। अच्छा A का क्या है 6 है, B कितना है 10 है, और इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं तो 8 है। इस सारे को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा पूरा नंबर मिल जाता है 24। जैसे देख लो, मान लो यहाँ पर A है, इसका दे दिया है रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना, RFL 6 दिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जाएगा तो मेरा रैंक फ्रॉम लेफ्ट कहलाएगा। मान लो यहाँ पर बी है इस तरह से, इसका रैंक फ्रॉम राइट कितना दिया हुआ है 10th दिया, 10 दिया हुआ है 10। अच्छा इन दोनों के बीच में 8 लोग और हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर निकालना होगा। तो ए तक तो तुमको 6 मिल गया, बी तक वहां से लेके 10 था, और इनके बीच में क्या है 8 है, तो टोटल निकालना होगा तो आपको सारे को ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक 6 है, इनके बीच में 8 है, और यहाँ पर क्या है 10 है, कितना हो गया ये 24। इस तरह तो आंसर क्या हो गया बी। और ये एल्गोरिथम आप याद रखना पेपर में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो बिना कुछ समझे सारे को ऐड कर दो, 6 10 8 सारे को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा तुमको 24 आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन अ रो ऑफ बॉयज, हाँ ये टाइप 3 प्रॉब्लम है, दिस इज टाइप 3 प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बिहार पूछ चुका है। देख लो एक बार, आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है। राम इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, राम का जो रैंक है वो क्या है 7th है। ठीक है, श्याम का जो रैंक है वो क्या है 12th है राइट से। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, राम बिकम्स 22nd। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी मैं इसका एल्गोरिथम भी बताऊंगा कि आप कम समय में कैसे इसको सॉल्व करना, आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका भी हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से। अभी देख लो किस तरह से बनेगा। किसी का आंसर आया? नहीं आया है? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आया? बी 31। देखते हैं बनाकर एक बार। 31 बोल रहा है ना ये, 12 और 22nd 31 होगा, अच्छे से बनाओ तो एक बार। हाँ 33 आई थिंक होना चाहिए, 33 इज करेक्ट वन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार हम लोग बनाएंगे, 33 करेक्ट है, 31 करेक्ट नहीं है। देख लो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इनिशियली राम जो है वो 7 था लेफ्ट से, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग राम का जो रैंक था लेफ्ट से वो क्या था, रैंक फ्रॉम लेफ्ट इनिशियली ये क्या था 7 था। ठीक है, अब देख लो फिर एक था श्याम का रैंक क्या था राइट से 12 था। इस तरह से मान लो कि यहाँ क्या है श्याम है, इसका रैंक राइट से क्या था 12 था, रैंक फ्रॉम राइट इज 12। देखो अब बोला क्या है, बोला ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन को इंटरचेंज करें, मतलब जहां राम था वहां कौन आ जाए श्याम, और जहां श्याम था वहां कौन आ जाए राम। मतलब अब यहाँ पर आ गया है पोजीशन सेम है, पोजीशन अर्लियर पोजीशन ही है, मतलब जहां राम था वहां कौन आ गया श्याम, और जहां श्याम था वहां कौन आ गया भाई राम आ गया। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या कि अब जो राम है उसका रैंक हो गया 22 फ्रॉम लेफ्ट, पहले क्या था रैंक 7 था, और इस तरह से करने से अब जो राम का रैंक आ गया लेफ्ट से वो कितना आ गया 22, कितना आया 22। अच्छा अब एक चीज देखो कि श्याम और राम दोनों तो एक ही पोजीशन था ना,
और इस पोजीशन पर तुमको रैंक फ्रॉम राइट पता है, इस पोजीशन पर तुमको रैंक फ्रॉम राइट पता है और तुमको रैंक फ्रॉम लेफ्ट भी पता चल गया। मतलब एक ही पोजीशन पर तुमको रैंक फ्रॉम लेफ्ट भी पता है, एक ही पोजीशन पर तुमको रैंक फ्रॉम राइट भी पता है, और तुम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकाल सकते हो। बस 22 करूंगा प्लस 12 करूंगा और माइनस 1 कर दूंगा, क्या आ जाएगा 33 आंसर। क्या आ जाएगा 33 आंसर। इसका शॉर्टकट मैं अब बताने जा रहा हूँ। मान लो कि जो शुरू में दिया है कि यहाँ राइट से रैंक क्या है, तो ये 12th है, कितना है 12 है। और जब इंटरचेंज किया गया तो राम कहां पर आ गया, श्याम के पोजीशन पे, तो उस समय का रैंक कितना दिया हुआ है 22nd। कुछ नहीं करेंगे, 22 को 12 में प्लस करेंगे और -1 करेंगे, इतना कुछ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 33 इज द करेक्ट वन आंसर। इसके पहले हम लोग देखे थे कि भाई एक का पोजीशन लेफ्ट से कुछ है, राइट से कुछ है, उनके बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हम सारे को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और यहाँ पर इंटरचेंज वाला अगर पूछेगा तो पहले में अगर किसी का दिया है रैंक फ्रॉम राइट, ठीक है, यहाँ से इस तरह से दे दिया है, और श्याम के पोजीशन पे कौन आ गया, राम आ गया, इसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना हो गया 22, तो बस इन दोनों को ऐड करो और -1 करके आंसर निकाल लो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी 33। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आ चुका है, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये वाला आंसर सारे से आना चाहिए, सारे स्टूडेंट से। देखो कैसे आएगा स्टूडेंट इसका आंसर, इसका आंसर कैसे आएगा। इन अ क्लास अजीत रैंक्स 11th फ्रॉम द टॉप। अजीत का रैंक क्या है 11th है टॉप से, और 27th है कहां से, बॉटम से, ठीक है। इफ इन द सेम क्लास अनुजा रैंक्स 14th फ्रॉम टॉप, हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिलो अनुजा इन द क्लास, कितने चिल्ड्रेन अनुजा से नीचे हैं उस क्लास में। क्या रहा आंसर स्टूडेंट्स, किसी का नहीं, सिंपल है यार, बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है, सोचोगे तो बनेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 24 और स्टूडेंट्स का आंसर, और किसी का, ए कोई 23 बोल रहा है, अरे अब कोई बी और डी ना बोल दे, यही है, ए और सी तो हो गया, कोई बी और डी ना बोल दे। देखो अजीत का रैंक क्या है 11 है और 27 है बॉटम से। अच्छा, इफ इन द सेम क्लास, सिंपल तो है यार, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अजीत का रैंक दे दिया है टॉप से और बॉटम से, तो पहला काम करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो, टोटल रैंक निकाल लो, कितना हो जाएगा 11 प्लस 27 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 38 माइनस 37 होगा क्या, देखो तो 37 होगा, मतलब 37 लोग इस क्लास में हैं, टोटल नंबर ऑफ 37 है, ठीक है। अब अनुजा का नंबर दे दिया, अनुजा का दे दिया है भाई कि रैंक क्या है, अनुजा का रैंक क्या है 14th है, कितना है बाबू 14th है टॉप से, रैंक फ्रॉम टॉप कितना है 14 है, ठीक है। इसका रैंक फ्रॉम बॉटम कितना होगा, सॉरी कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिलो अनुजा, कितने चिल्ड्रेन इसके नीचे हैं, ठीक है। तो अगर तुम अनुजा का रैंक फ्रॉम बॉटम निकालोगे तो आ जाएगा 24, कितना जाएगा 24, निकाल कर देखो अनुजा का रैंक फ्रॉम बॉटम, अनुजा का रैंक फ्रॉम बॉटम तो क्या हो जाएगा टोटल रैंक माइनस रैंक फ्रॉम राइट और प्लस 1, टोटल रैंक कितना आ गया 37, और रैंक फ्रॉम तुम्हारा राइट में क्या लिख रहा हूँ, रैंक फ्रॉम तुमको ये बॉटम और टॉप लिखना पड़ेगा ना, रैंक फ्रॉम बॉटम और टॉप लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस हो गया है, अच्छे से एक बार बना लेते हैं फिर से। देखो क्या है, क्या लिखो अनुजा का, तो अनुजा के लिए रैंक फ्रॉम क्या निकालोगे, अनुजा का रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू टोटल रैंक माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1, टोटल रैंक कितना है 37, रैंक फ्रॉम टॉप कितना दे दिया अनुजा का 14, प्लस 1 और माइनस 14 कर दो, कितना आ गया ये 38 और ये 24 हो गया, मतलब अनुजा का जो रैंक है बॉटम से कितना हो गया 24, ठीक है। मतलब इसके नीचे कितने स्टूडेंट होंगे, तो 23 होंगे, कितने होंगे बाबू 23, इसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं ये पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलो अनुजा, कितने लोग नीचे हैं, तो इसका रैंक तो बॉटम से 24 हो गया, मतलब इसके नीचे कितने लोग हैं 23 है, क्या है बाबू आंसर ए। और लिखे आया क्या आंसर, किसी का 23 होगा, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा ये भी है तुम्हारा टाइप 4 कि इसको बोलते हो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। कंपैरिजन बेस्ड, तुमको कंपैरिजन करना होगा भाई, तो क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। देख लो सारा कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, रैंकिंग टेस्ट का हर तरह के सवाल हम लोगों ने कर लिया, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 व्हाटएवर जो भी था। अब ये अगला टाइप है तुम्हारा कि ये तुमको कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे ए इज टॉलर देन ई, यहाँ कर दो भाई ए जो है ई से टॉलर है, ठीक है। बी जो है वो डी से टॉलर है, तो बी इज टॉलर देन डी, एफ इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन ए, ठीक है। अच्छा ई इज टॉलर देन एफ, सारा कुछ यहाँ लिख लेते हैं। और फिर क्या है, देन हु इज द, देन इज द यहाँ लिख लो, हु इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग देम। क्या रहा आंसर देख लो, ए जो है ई से बड़ा है, जो डी है वो ए से ही बड़ा है, तो यहाँ पे लगा दो भाई डी, ठीक है। अब देखते हैं ई जो है एफ से बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है। एफ जो है सी से बड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। फिर क्या होगा बाबू, इस तरह से तुम्हारा पूरा बन गया। अच्छा बी जो है डी से ही बड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा बी। ये तुम्हारा आया ऑर्डर, ये आया तुम्हारा ऑर्डर, बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन सी। दैट मीन्स सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो बी है। कौन है बाबू, बी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आ रहा है स्टूडेंट्स का आंसर। इस तरह से तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब 8 देख लो, 8 देख लो, 8 कैसे बनेगा, ठीक है। मीता इज टॉलर देन रीता, यहाँ लिख लो मीता भाई, मीता जो है टॉलर है किससे, रीता से, यहाँ रीता लिख लेना है, ठीक है। बट नॉट एज टॉल एज सोनी, यहाँ सोनी हो गया, ठीक है। फिर क्या है, रीता इज टॉलर देन सरिता, यहाँ पे सरिता लिख लो, सरिता। जो बोल रहा है उस तरह से करते जाओ। सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा, दैट मीन्स रूपा इज टॉलर देन सोनी, ठीक है। तो हु इज अमॉन्ग द टॉलेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो रूपा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से क्वेश्चन बनाते जाओ, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से क्वेश्चन के फ्लो में बह जाना है, ठीक है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए अभी, क्या आ रहा है आंसर। ये भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है कि इन अ क्रिकेट मैच सचिन स्कोर्ड मोर रन्स देन राहुल बट नॉट एज मेनी एज किरण, विनोद स्कोर्ड लेस देन राहुल बट मोर देन गगन एंड आनंद। करेक्ट आंसर इज whose score was the lowest in the match, किनका जो स्कोर है सबसे कम है मैच में, ठीक है। तो देख लो सचिन का जो स्कोर है वो राहुल से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, सचिन का स्कोर जो है वो राहुल से ज्यादा है। क्या आंसर आया, क्या किसी का आंसर आया, गगन आनंद, बहुत अच्छा। आइदर आइदर गगन और आनंद, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। देखो किस तरह से, सचिन का स्कोर राहुल से ज्यादा है बट नॉट एज मेनी एज किरण, मतलब किरण का स्कोर सचिन और राहुल से दोनों से ज्यादा है, ठीक है। विनोद स्कोर्ड लेस देन राहुल, ठीक है, यहाँ पर विनोद आ गया, ठीक है। लेस देन राहुल से भी, मतलब राहुल का स्कोर ज्यादा है बट मोर देन गगन एंड आनंद, मतलब विनोद का जो स्कोर है वो गगन या फिर आनंद दोनों से बड़ा है। लेकिन गगन और आनंद के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है भाई, गगन और आनंद में किसका ज्यादा है, ठीक है। तो हुज स्कोर वाज द लोवेस्ट इन द मैच, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि गगन और आनंद का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो आप कैसे बता पाओगे। मतलब इधर गगन और आनंद बोथ आर द, मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों का स्कोर क्या है, कम है, ठीक है। आइदर गगन और आनंद इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। सो स्टूडेंट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये वाला PYQ है ये क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, शी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आ रहा है इसका नंबर, रैंक क्या आ रहा है देखो इसका, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड से उसका पोजीशन क्या था अर्लियर, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, देखो बताओ क्या रहा है, क्या रहा है 14, 14, अच्छा हाँ 14 सही है आंसर, 14 जो है वो सही है, 14 इज करेक्ट वन, ठीक है। अब देखो इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स द राइट, मान लो कि यहाँ पर
मोनिका थी, ठीक है। मोनिका का ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, इस तरह से, ठीक है। व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स द राइट, राइट के तरफ 4 प्लेस शिफ्ट कर गए। बताओ, हम लोग इस तरह से राइट लेते हैं ना, रैंक फ्रॉम राइट, और लेफ्ट के लिए इधर से आते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रैंक फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। 4 प्लेस शिफ्ट किया गया, मान लो कि 1 2 3, और यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नया पोजीशन, किसका, मोनिका का, एम डैश, एम डैश से क्या है, ये न्यू पोजीशन, क्या है, दिस इज योर न्यू पोजीशन, ठीक है। अब देख लो, सी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब जब इसको यहाँ लाया गया नए पोजीशन पर, तो इसका रैंक कितना हो गया, रैंक फ्रॉम लेफ्ट हो गया 12, कितना हो गया, 12, ठीक है। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, अब देखो 12 यहां तक है, तो लेफ्ट से ये जो ओरिजिनल पोजीशन था उसका नंबर कितना हो जाएगा, तो 13 14 15 और ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो तो लेफ्ट से रैंक कितना हो जाएगा, RFL, देखो 16 हो जाएगा, ठीक है। और इनके रो में कितने स्टूडेंट्स है बाबू, 21 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल रैंक इक्वल टू 21 इक्वल टू 16 प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, रुक जाओ एक बार मैं इसको फिर से इमिट करता हूँ, फिर से देखो। मोनिका का क्या था ओरिजिनल पोजीशन, मान लो ये है तुम्हारा M, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मोनिका, कुछ ना कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये मोनिका का, ठीक है, ऑफ मोनिका, ठीक। अगर इसको 4 प्लेस शिफ्ट किया जाए राइट के तरफ, इधर हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, एम डैश है, ये क्या है तुम्हारा न्यू पोजीशन, मैं गलत तरीके से ले लिया था, ये क्या हो जाएगा न्यू पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन पर रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट नए वाले पोजीशन पर तो 12th है, कितना है, 12th है, ठीक है। मतलब 4 पोजीशन इधर इसको शिफ्ट, तो ओरिजिनल में कितना हो जाएगा 9 सॉरी 11 10 9, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो तो मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन में रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देखो लोग कैसे हुआ, अगर तुम शिफ्ट किए तो 9 10 11 12 हो गया नया पोजीशन लेफ्ट से, ठीक है। ये हो गया रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 8। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल रैंक तुमको पता है 21। टोटल रैंक क्या होता है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ओरिजिनल पोजीशन पे रैंक फ्रॉम राइट क्या है। तो ओरिजिनल पोजीशन का रैंक फ्रॉम लेफ्ट पता है 8 हो गया, और टोटल कितना है 21, तो 21 इक्वल टू 8 प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1, रैंक फ्रॉम राइट कितना आ गया भाई, तो आ गया 40, कितना आ गया 40, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मैं थोड़ा सा गलत ले लिया था, मैं इस तरफ राइट ले लिया था, राइट इस तरफ होगा ना, और कोई अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में इस तरह से मान लो कि नॉर्थ की तरफ कोई फेस करके खड़ा है, तो राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, और लेफ्ट तुम्हारा इस तरफ होगा, ठीक है। अब एक तुम लोग ये क्वेश्चन बना लेना, इसी पर है, इसी पर है। देखो, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ, इस तरह से मान लो सारे चिल्ड्रेन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है। तो इनका राइट तो तुम्हारा इधर हो जाएगा, राइट किधर हो जाएगा, इधर, और ये क्या हो जाएगा इधर, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, आप बनाकर रखो, ये क्वेश्चन आप बनाकर रखना, ठीक है। अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। चलो, तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज क्या देखा, एनालॉजी में हम लोगों ने 3-4 तरह के प्रॉब्लम देखे, नंबर एनालॉजी देखा, लेटर एनालॉजी देखा, तुम्हारा वर्ड एनालॉजी देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। रैंकिंग में क्या क्या पूछ सकता है, तो एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकता है कि टोटल रैंक इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1, और आइदर क्या हो सकता है, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। टाइप 2 आपने देखा कि जब एक ए का पोजीशन लेफ्ट से कुछ दिया है, बी का पोजीशन राइट से कुछ दिया है, और ए और बी के बीच में कुछ स्टूडेंट्स है, तो टोटल रैंक कैसे निकला था, तीनों को हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था। थर्ड टाइप का प्रॉब्लम आपने देखा था जब पोजीशन का इंटरचेंज हो रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि मान लो ए का पोजीशन लेफ्ट से कुछ दिया है, बी का पोजीशन कुछ दिया है राइट से, मान लो ए और बी एक दूसरे से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर गया, तो ए का पोजीशन कुछ लेफ्ट से दे दिया था, तो बी का जो ओरिजिनल पोजीशन राइट से था और ए का जो न्यू पोजीशन लेफ्ट से था,
इन दोनों को ऐड करके हम क्या किए, -1 किए, तो टोटल रैंक आपको मिल गया था उसमें, ठीक है। फोर्थ आपने क्वेश्चन क्या देखा रैंकिंग टेस्ट में, कि ऑर्डर बेस्ड, मतलब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई ये इसका नंबर इससे ज्यादा है या फिर इसका एज इससे ज्यादा है, तो उसमें कौन सबसे टॉलेस्ट है, कि किसका एज ज्यादा है, कि किसने स्कोर ज्यादा किया। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर आपने देखा अभी शिफ्टिंग वाला, कि ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट किया तो उसको क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह के पूरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं अभी डायरेक्शन सेंस नहीं करा पा रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्शन सेंस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा और जो भी तुम्हारा थ्योरी होगा, मैं आप लोग को सेंड करा दूंगा, ठीक है। तो जिनको अभी नहीं मिल रहा है कोई भी असाइनमेंट, आप कांटेक्ट करिए एडुराइज इंडिया के कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है। नहीं तो आकर विजिट कर लो एक बार एडुराइज इंडिया के ऑफिस में। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, और अच्छे से पढ़ाई करो। विश यू ऑल द गुड लक, बाय एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो रगड़ देना है, फोड़ देना है एकदम एनटीएससी को। तो आज मेंटल एबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक, एंड पक्का बनता ही बनता है ऐसा टॉपिक आपके सामने है। सो वी विल बी मूविंग टू द टॉपिक नेम डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा को इंटरप्रेट करना है, अपने को पहचानना है, उससे उसमें छिपे इंफॉर्मेशंस को निकालना है। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन ही एग्जिबिट करता है। डेटा बोले तो इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन को जो सप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं। क्या क्या तरीका हो सकता है? तो वन ऑफ द तरीका इज ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच देखते समय कई बार ग्राफ देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से स्कोर जा रहा है, इंडिया का इस तरीके से स्कोर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है अपने को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को अपने को डिकोड करना है। एनटीएससी का भी फेवरेट है ये। सो अभी यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ को रेफर करते हुए अपने को 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करना है, ठीक है। 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस इसी ग्राफ पर बेस्ड हैं बच्चों। ऑलराइट, तो अभी देखिए क्या कहा जा रहा है, सारे क्वेश्चंस में ग्राफ भी है। अभी ये ग्राफ में क्या है कि हाँ, which month showed the highest absolute difference in the consumer price index over the previous month। यहाँ पर इस एक्सिस पर मंथ है बच्चों, और इस एक्सिस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन अभी बस इतना समझना है कि यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से महीने में हाईएस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस आया इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अभी मैं देखता हूँ ये जनवरी में कितना था, कुछ इतना था, फरवरी में कितना था, इतना था। एक्चुअल में ये वाला चीज जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला चीज यहाँ पर होना चाहिए इस एक्सिस पर, एंड ये वाला चीज 330 पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों को एग्जाम में, मैंने जानबूझ करके इस तरीके से क्वेश्चन डाला है, ग्राफ मैंने जानबूझ करके इस तरीके से डाला है, क्योंकि जब कभी भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पर जो क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग है वो एकदम अच्छे से हुआ है, कोई जरूरी ना रहे। आपको वहां पर क्लोजेस्ट सही डायरेक्शन में जा करके डिसीजन लेना होगा। तो ये 330 है बच्चों, ये भी 330, ठीक है। ये क्या है 320, ये भी 320 है। ये क्या है 350 है, ये क्या है 370, ये भी 370, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये भी 370, ये यहीं तक होना चाहिए, ठीक है। तो किस महीने में, अभी देखो जनवरी में 330 था, फरवरी में भी 330, कोई चेंज नहीं आया। मार्च में तो डिक्रीज ही कर गया। अपने को हाईएस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, डिक्रीज कर गया कितना से, बाई 10 से। मार्च में बाई 10 से डिक्रीज किया। अप्रैल में क्या हुआ, 320 से पहुंच गया 370 पर। तो अप्रैल में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 50 का, ठीक है। अभी यहां पर अप्रैल के बाद मई में क्या हुआ, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, यहां पर आ गया मई में -50 का हुआ, -50 का हुआ। अभी मई के बाद जून में कितना गया, 50 गया, तो ये कितना का हो गया, 30 का हो गया। जुलाई में कितना गया, जून के बाद 350 से 370, तो ये 20 का हो गया। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए अप्रैल और मई का सेम है, लेकिन जब
हाईएस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करूंगा। ठीक है, हाईएस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल। ऑलराइट, आई होप कई सारे लोगों को सही आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट, which month showed the highest percentage difference in the CPI over the previous month? प्रीवियस मंथ के आधार पर, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस मंथ के आधार पर कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पर 370 में बन रहा है अप्रैल महीना में, उस पर अपने को कितना अप्रैल आ रहा है। ठीक है, which month showed the highest percentage difference in the CPI over the previous month? highest percentage difference मतलब फरवरी में तो 0% का डिफरेंस हुआ, मार्च में क्या हुआ बच्चों, ये निगेटिव में हुआ, अप्रैल में क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओवर द प्रीवियस मंथ। ओवर द प्रीवियस मंथ मतलब क्या है कि पिछले महीने के आधार पर, तो अप्रैल में ही हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि यहाँ से मार्च में 320 था, 320 के बाद 370 हो गया, तो 50 का डिफरेंस आया, 50 अपॉन 320 इंटू 100, इतना परसेंट का डिफरेंस आया। अब जब मैं यहाँ पर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो रहा है 320 से, तो 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30/320 इंटू 100। ठीक है, इसमें से किसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू 50/320 का हो जाएगा, तो ये किसका आ जाएगा, ये अप्रैल का आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरीके से ग्राफ देख करके क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, उसका अपने को आंसर करना है, एज सिंपल एज दैट। फॉर हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी मंथ वाज द सीपीआई ग्रेटर देन 350? 350 से ज्यादा था सीपीआई, कितने महीने में, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ग्रेटर देन कह रहा है बच्चों, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा। जून मंथ कंसीडर नहीं होगा, जुलाई मंथ कंसीडर हो जाएगा, अप्रैल मंथ कंसीडर हो जाएगा। तो 2 महीने में सीपीआई 350 से ज्यादा है। ऑलराइट, आया किसी का जवाब? डी 4, 350 से ज्यादा करना है ना बच्चों, 350 से ज्यादा करना है, तो 350 से देखो ज्यादा तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बस इसमें तो ज्यादा है भी नहीं। 4 कैसे आ रहा है किसका, 4 तो आने, 3 भले बोल सकते हो, ये सब तो 350 से कम है, ये हो गया, ये हो गया। ऑलराइट, गलती से लिखा गया होगा, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी मंथ्स was there a decrease in the CPI? कितने महीनों में CPI घटा, डिक्रीज हुआ? तो देखो फरवरी से काउंट करते हैं, फरवरी में डिक्रीज हुआ क्या, नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ, वही रहा जो पहले था। मार्च में डिक्रीज हुआ क्या, हाँ मार्च में डिक्रीज हुआ। अप्रैल में डिक्रीज हुआ, नहीं अप्रैल में तो इंक्रीज हो रहा है। मई में डिक्रीज हुआ, हाँ मई में डिक्रीज हो रहा है। अप्रैल में था 370 और मई में आ गया 320, मई अपना काउंट हो जाएगा। जून में इंक्रीज हो रहा है, जुलाई में भी। 2 महीनों के लिए क्या हुआ कि सीपीआई घटा। ठीक है, सीपीआई डिक्रीज हुआ, सीपीआई डिक्रीज फॉर 2 months. I think this question is clear. So next, the difference in the number of months in which there was an increase in the CPI. कितने डिफरेंस पूछा जा रहा है, किसी बात का, किस बात का डिफरेंस पूछा जा रहा है? अभी डिफरेंस पूछा जा रहा है तो a माइनस b इस तरीके से पूछा जा रहा होगा। तो a क्या है, a है द नंबर ऑफ मंथ इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन द सीपीआई। सीपीआई में बढ़ोतरी हुई, वो क्या है, a। ठीक है, तो सीपीआई में बढ़ोतरी कब कब हुई, अप्रैल महीने में बढ़ोतरी हुई, जून महीने में बढ़ोतरी हुई, जुलाई महीने में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 3 महीनों में इंक्रीमेंट हुआ, तो a की जगह पर आ गया 3। अभी डिफरेंस निकालना है ना, इसलिए 3 आंसर नहीं हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज अ डिक्रीज, बी के बारे में क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज अ डिक्रीज, घटा, कितने महीने घटा, तो एक तो मार्च में घटा। ठीक है, मार्च में डिक्रीमेंट हुआ और उसके बाद फिर मई में डिक्रीमेंट, 2 महीने में डिक्रीमेंट हुआ, तो बी की जगह पर क्या आ गया, 3 - 2 का वैल्यू 1। ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, और इसमें एक ग्राफ देता है तो उस पर कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन देगा ही देगा। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन सारे बच्चे सही करके आएंगे। आप अगर न्यूज़पेपर कभी देखो तो वहां पर कोई ग्राफ नजर आए तो उससे आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। हो सकता है कोई न्यूज़पेपर का ही ग्राफ उठा करके आपको क्वेश्चन में दे दे।
स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। 6 से 10 तक के क्वेश्चंस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है। ग्राफ समझते हैं बच्चों, क्या है ये ग्राफ, क्या शो कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ मेटल्स वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, अभी ये क्या है, दो ग्राफ एक साथ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंपैरिजन पर्पस के लिए भी ग्राफ का इस्तेमाल मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। 2000 साल में जब ईयर 2000 था तो उस वक्त 20 क्या है इन 1000 टन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कंजम्पशन इन 1000 टन्स, 20,000 टन का कंजम्पशन हुआ। ठीक है, किसका, इसका। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेटल का कंजम्पशन 2000 ईस्वी में कितना हुआ, 20,000 टन का। ठीक है, इसी तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को आप डिकोड कर सकते हैं। 2001 में 10,000 टन का कंजम्पशन हुआ, किसका, मेटल का, एंड सो ऑन। ऑलराइट, वर्सेस इन द गिवन ईयर्स फॉर कार। कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कंपनी है जो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसने कुछ एनालिसिस पर्पस से ऐसा कंपैरिजन करना चाहा। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। ग्राफ किस चीज को बता रहा है, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट। इसी तरीके से कुछ भी आपको लिखा रहेगा कि इस चीज का ग्राफ है, इस चीज का ग्राफ है, या फिर इस चीज का ग्राफ। ओके, अभी द ग्राफ शोज द ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बिटवीन 2000 एंड 2005। 2000 से 2005 के बीच में जो भी ट्रेंड रहा प्लास्टिक और मेटल के कंजम्पशन का, उसके बारे में ही ये ग्राफ बता रहा है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। The number of years for which the consumption of metal was less than the consumption of plastic over the given time period। अब देखिए कितने नंबर ऑफ इयर्स थे जिसमें कंजम्पशन ऑफ मेटल वाज लेस देन कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। कंजम्पशन ऑफ मेटल, मेटल ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लास्टिक ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन ऑफ मेटल लेस है 2000 में प्लास्टिक से, यहाँ पर भी कंजम्पशन ऑफ मेटल लेस है, यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ मेटल लेस नहीं है, यहाँ पर भी कंजम्पशन ऑफ मेटल ज्यादा है। मेटल का ग्राफ ऊपर है ना, मेटल ऊपर है। ठीक है, प्लास्टिक यहाँ पर है और मेटल यहाँ पर है, मेटल ऊपर है, इसका मतलब मेटल का कंजम्पशन ज्यादा है। देखिए 30,000 टन कंजम्पशन हो रहा है मेटल का और 25,000 टन, 25,000 टन। ओके, आंसर 4 आ रहा है, वेरी गुड। आंसर 4 या 2004 और 2005 किसका आंसर है? वेरी गुड प्रत्युष, कीप डूइंग गुड वर्क। 4 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ इयर्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ मेटल फॉर द was less than the consumption of plastic। तो मैंने देखा कि ये चार जगह पे ग्राफ जो है मेटल वाला प्लास्टिक वाले से नीचे है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और लोगों का भी सही आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेम ग्राफ। हर क्वेश्चन में मैंने ग्राफ दे दिया है क्योंकि इंटरप्रेट करने के लिए फिर से आप पीछे जाओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, द टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। अभी कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है। प्लास्टिक का कंजम्पशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ऑलराइट, फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली ये सब लैंग्वेज लिख करके देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइडेड बाय द टोटल, डिवाइडेड बाय द टोटल कंजम्पशन ऑफ द मेटल फॉर कार ओवर द पीरियड विल गिव अ रेशियो क्लोजेस्ट टू। क्या कहा जा रहा है, रेशियो के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक, टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक कितना हुआ, 25, 20, 20, 25, 25, 30। कितना हो गया बाबू टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक? टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक कितना हो गया? सबसे पहले टोटल कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक पर चलते हैं। तो ये कितना है, प्लास्टिक मतलब स्क्वायर, स्क्वायर वाला देखो 25 प्लस 1000 टन में है ना, प्लस ये कितना हो गया 20 प्लस ये कितना 20 प्लस ये कितना 25 प्लस ये कितना 25। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 75 20 95 105 आ गया, इफ आई एम करेक्ट। ऑल राइट, अच्छा प्लस 3 और है, प्लस 30 और है ना, उधर से दिख नहीं रहा था, प्लस 30 और प्लस 30, तो ये कितना हो गया बच्चों 135 आ गया होगा बहुत बच्चों का सही आंसर। हाँ, सी आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं, मुझे याद नहीं है। अभी टोटल कंजम्पशन ऑफ द मेटल कितना है, टोटल कंजम्पशन ऑफ मेटल, तो मेटल के लिए सर्कल काम कर रहा है, तो 20 प्लस ये तो 10 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 30 प्लस ये कितना हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 10।
अभी ऐड कर देते हैं सबको, 20 10 30 20 50 30 80 20 100 110 105 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 135 अपॉन 105 इज द राइट आंसर। ऑल राइट, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 21, 5 से कट करा इसको तो 5 टू 10 इतना, 5 टू 10 5 7 27 अपॉन 21, तो कितना हो गया 3739 9 अपॉन 7। कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पर? सो 25, अभी इज ऑल इंक, 25 मेटल प्लास्टिक का पहले करते हैं ना, 25 प्लस 20 टाइम्स 2 40 आ गया, प्लस 25 टाइम्स 2 50 आ गया, प्लस 30 50 30 80 40 120 145 आ रहा है बच्चों, 145 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से काम कर लेना है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब आप लोगों को। टोटल कंजम्पशन ऑफ द मेटल, मेटल का कंजम्पशन क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर 20 प्लस 10 प्लस यहाँ पर कितना 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना आ गया 20 20 40 20 60 30 90 105, ये वाला सही आया था अपना ना 145 अपॉन 105। ठीक है बच्चों, तो 21 5 टू 10 5 9 45। ठीक है, क्लोजेस्ट टू पूछ रहा है, एग्जैक्ट आएगा नहीं तो ये अभी तो कटेगा नहीं, तो 6 5 30 5 4 20, तो ये आपका आंसर है। 7 4 21 4 4 16 आ रहा है, ये नहीं हो। 4 7 28 3 7 21, ये भी हो सकता है। 5 5 6 30 4 6 24, बहुत ज्यादा आगे आगे, ये भी नहीं होगा। 6 5 30 5 5 25, तो ये भी नहीं होगा। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, क्लोजेस्ट टू पूछ रहा है तो अपना रेशियो आ रहा है 29 अपॉन 21। ठीक है, 29 अपॉन 21 के क्लोजेस्ट हमको, मुझे तो 4/3 लग रहा है, मुझे तो 4/3 लग रहा है। आप लोग देखेंगे बच्चे, कंफर्म करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ए आंसर है, कौन सी दे रहा है? चलो देख लेते हैं फिर से। कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक स्क्वायर से है, स्क्वायर में ये आ रहा है 25 20 20 25 25 और 30, तो 30, ये 50 30 80 40 120 145, ये आ गया कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक इज 145,000 टन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक कितना आ रहा है बच्चों, रिप्लाई करो, कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक कितना आ रहा है? हाँ, कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक 145 आ रहा है, 25 प्लस 20 प्लस 20 40 प्लस 25 प्लस 25 50 प्लस 30, हाँ 145 आएगा बच्चों। ये भी तो है 2005 वाला भी तो है, 30 इसको भी जोड़ो। ठीक है, 145 आ जाएगा। देख लो, क्लियरली देख लो, प्लास्टिक का कंजम्पशन कितना है 145, 145 इज द कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। चेक कर लीजिए, 145,000 टन इज द कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। ऑल राइट, अभी कंजम्पशन ऑफ मेटल कितना है, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 20 10 30 30 60 20 80 85 और ये 105 और ये 10 115। अच्छा, ये 115 आ रहा है क्या? कंजम्पशन ऑफ मेटल
कंजम्पशन ऑफ मेटल 115 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मेटल 115 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ मेटल 115 आ रहा है और कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक 145 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन वाली ही सिर्फ बात है और इसमें कुछ है ही नहीं। 145 अपॉन 150, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5:4 आ रहा है। चलो देखते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 9 45। अभी 29 अपॉन 33 के करीब सबसे ज्यादा 5:4, तो 5:4 इज द राइट आंसर। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कैलकुलेशन ढंग से करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम and for which year shows the highest percentage change in consumption over the previous year। देखिए ये शब्द यहाँ पर आया है जो कि मैंने तो आपको नहीं बताया है परसेंटेज, लेकिन इसके बारे में अगर मैं सिंपली कहूं परसेंटेज के बारे में तो ये शब्द होता है CENT। CENT का शुद्ध मतलब होता है 100, सेंट मतलब हो गया 100, ठीक है। सेंट मतलब कितना बच्चों? 100, और परसेंट मतलब हो गया पर 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ये अपना एक कंपैरिजन करने के लिए अगर मुझे 40 में 30 मार्क्स आया और 100 में 90 मार्क्स आया, 91 मार्क्स आया, तो कब ज्यादा आया, ठीक है, कब ज्यादा आया, या फिर 89 आया तो कब ज्यादा आया, उसके लिए मैंने क्या किया कि एक बेसिस बना लिया 100 पर मैं कैलकुलेट करूंगा सब चीज को, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, लेकिन इसका एकदम बस इतना ही मतलब ही है, पर 100, आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में कितना, बस इतनी ही सी बात है। और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीका से परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, तो इसका इस्तेमाल है यहाँ पर, पूछा जा रहा है शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ओवर द प्रीवियस ईयर, विच आइटम एंड फॉर विच ईयर। तो देखिए चेक करते हैं, मेटल 2003 में, मेटल 2003 में मेटल मतलब सर्कल, इसके पहले कितना था 25 और 2003 में 30, तो कितना का चेंज आया बच्चों? 5 का चेंज आया। 5 का चेंज किस पर आया? 25 पर आया। 25 पर अगर 5 का चेंज आया तो 100 पर कितना का चेंज आया? इस तरीके से ये 20 आ गया बच्चों। तो इसके लिए परसेंटेज चेंज जो हुआ 2003 में 20% का चेंज हुआ। मेटल का प्रोडक्शन सॉरी कंजम्पशन 2003 में 20% इंक्रीज कर गया, ठीक है, 20% इंक्रीज कर गया। अभी 2003 में प्लास्टिक के साथ क्या काम हुआ? प्लास्टिक में क्या है? 20 और ये 25 है। प्लास्टिक में भी चेंज हुआ 5 का, बात को समझिएगा। यहीं पर से आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मेटल में भी 5 का चेंज हो रहा था और प्लास्टिक में भी 5 का चेंज हुआ, लेकिन मेटल में जो चेंज हो रहा था वो 25 पर हो रहा था, और जो प्लास्टिक में चेंज हो रहा है वो 20 पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? परसेंटेज चेंज जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों? 25% आ गया, ठीक है। अभी मेटल 2002 में किस तरीका से चेंज किया? 2002 में मेटल किस तरीके से चेंज किया? आप लोग जब एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करें तो आई विल सजेस्ट कि ग्राफ के साथ छेड़खानी न करें, क्योंकि वहां पर आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ग्राफ नहीं मिलेगा। एक ही ग्राफ में आपको 5 क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो आप ग्राफ में अगर कलम चलाएंगे तो क्या होगा कि फिर अगले क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी कि पता नहीं कौन सा डेटा दे रखा था, सब कुछ तो डेटा का ही खेल। तो आप लोग ग्राफ को गंदा नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे। ऑल राइट, अभी मेटल का निकल गया, प्लास्टिक का निकल गया, और आगे बढ़ते हैं। मेटल 2002 में, 2002 में क्या था? मेटल मतलब सर्कल, सर्कल मतलब ये वाला चीज। अभी देखो 2002 में सर्कल यहाँ और 2001 में सर्कल यहाँ, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना 25, कितना का चेंज हुआ बच्चों? 15 का चेंज हुआ, 15 का चेंज हुआ। और कितना पर चेंज हुआ? 10 पर चेंज हुआ, ठीक है। 15 पर चेंज हुआ और 10 में पहले 2002 में जो चेंज आया क्या कहा जा रहा है? व्हिच आइटम एंड फॉर व्हिच ईयर शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के तुलना में।
पिछले साल कंजम्पशन 10,000 टन का हो रहा था 2000 में और 2001 में, और पता नहीं कुछ वैसी खोज हुई होगी कि प्लास्टिक का ज्यादा अहमियत है या वैसा कुछ, या फिर प्लास्टिक का कोई पार्ट बना होगा उस तरीके से कि उसका ज्यादा यूज होने लग गया, कुछ भी हुआ होगा कि उसका कंजम्पशन बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि दुगना से भी ज्यादा बढ़ गया, 100% से भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, 100% से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं 15 का 15 का इंक्रीज हुआ, कितना में 10 में ही इंक्रीज हुआ, तो इसमें कितना का परसेंटेज चेंज आ गया बच्चों, 150 का परसेंटेज चेंज आ गया, 150% चेंज कर गया ये। ठीक है, मेटल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा कुछ उस साल, इस तरीका से मैंने प्लास्टिक बोल दिया था, उसकी जगह पर मेटल आप कंसीडर कर लें। नेक्स्ट प्लास्टिक, 2005 में प्लास्टिक के साथ क्या हुआ कि 2004 में था 25 और 2005 में हो गया 30, तो 25 से 30 बढ़ा, 5 का चेंज हुआ, कितना में 25 में इंटू 100, तो ये कितना आ गया बच्चों 20 आ गया, तो 20% का चेंज हुआ। कहा जा रहा है विच आइटम एंड फॉर विच ईयर शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज, तो ये मेटल का परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है 2002 में, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, फॉर द गिवन टू डेटा सीरीज how many years have shown decrease in consumption for both the items individually? How many years have shown decrease in consumption? अभी देखो 2000 में डिक्रीमेंट हुआ किसमें, अभी पहले मेटल का चेक करते हैं। ठीक है, मेटल का चेक करते हैं। मेटल में 2001 में डिक्रीज हुआ, फिर 2004 में डिक्रीज हुआ, 2005 में डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक में क्या हो रहा है, प्लास्टिक में 2001 में डिक्रीज हुआ बस। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 बार डिक्रीज हो रहा है। ये फॉर बोथ द आइटम्स इंडिविजुअली, मतलब अपने को मेटल के लिए अलग से काउंट करना है, प्लास्टिक के लिए अलग से काउंट करना है। ठीक है, और फिर जितना आएगा दोनों को जोड़ देना है। नेक्स्ट, which year showed the highest percentage increase in the total consumption of the two? Total consumption of the two, अब यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, अभी अपने को यहाँ से मैं इंटरप्रेट करने के लिए बता रहा हूँ, आई विल नॉट सजेस्ट कि एग्जामिनेशन में आप ऐसा करें। ठीक है, आप इसको अलग से अभी देखो मैं टोटल कंजम्पशन और ये ईयर 2000 में कितना था 20 + 25 45। ठीक है, चलो यहाँ पर 10 कह लेते हैं, यहाँ पर 20 कह लेते हैं, यहाँ पर 30 कह लेते हैं, यहाँ पर 40 कह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2000 में कितना का हुआ 45, कुछ यहाँ पर आया 2000 में। ठीक है, अभी 2001 में कितना हुआ 10 और 20 30 हुआ, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर 2002 में क्या हुआ 20 और 25 45, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। फिर 2003 में क्या हुआ 25 और 30 55। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, 55 कुछ यहाँ पर होगा, 40 50 60, चलो 55 यहाँ पर है, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये 55 हो गया। ये 2002 की कहानी, 2003 में 2003 की कहानी, 2000 2001 2002 2003 की। 2004 में क्या है 25 और 20 45 है बच्चों, तो ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 2005 में क्या है 10 और 30 40 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, which year showed the highest percentage increase in total consumption? टोटल कंजम्पशन हम लोगों ने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर 30 से बढ़ करके 45 हो गया है, यहाँ पर 30 से बढ़ करके 45, 15 का चेंज आया है। 15 का चेंज कितना में आया है 30 में आया है, तो 15/30 इंटू 100, तो ये कितना का चेंज हो गया बच्चों 50% का चेंज हो गया। ठीक है, ये कहानी है 2002 की। 2002 के में कुल कंजम्पशन में इंक्रीज कितना का हुआ 50% का इंक्रीज हुआ 2002 में। ठीक है, अभी हम लोग और इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है 2003 में,
तो 2003 में 45 था, 55 हुआ है, तो उतना का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, वो भी 45 पर, 45 पर, तो ये तो परसेंटेज 50 के इतना नहीं आ पाएगा ना, बाकी में तो डिक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 2002 में कुल कंजम्पशन सबसे ज्यादा बढ़ा है, टोटल कंजम्पशन हैज बीन इंक्रीज्ड मोस्ट percentage wise. All right, moving to the next question. I hope these are clear to all of you. Next, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में अपना अगला टॉपिक है टेबल। अभी अपने को हम लोगों ने जैसे ग्राफ को इंटरप्रेट करके वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाला, उसी तरीके से अपने को टेबल को इंटरप्रेट करके कुछ वहां से इंफॉर्मेशन निकालना है। ऑल राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए एक टेबल दे रखा है और इसके अंदर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 to 15 इसी टेबल के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, अभी ये टेबल किस बारे में बात कर रहा है, अ कंट्रीज फॉरेन ट्रेड रुपीज इन करोड़। ठीक है, तो कंट्री का फॉरेन ट्रेड 1990-91 में एक्सपोर्ट किया कंपनी ने इतना करोड़, इंपोर्ट किया इतना करोड़, टोटल डिफिसिट इतना करोड़। ठीक है, अभी आप इन सब के डिफिनेशन में मत घुसो, ठीक है, इन सब का डिफिनेशन एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। अपने को क्या करना है, यहाँ से जो डाटा निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोड एन इंक्रीज एवरी, हर साल बढ़ा, क्या बढ़ा, हर साल क्या बढ़ा। देखो एक्सपोर्ट देखते हैं हम लोग, 6 से 7,000 हो गया, बढ़ गया, 7 से 8,000 हो गया, बढ़ गया, 8 से 9,000 हो गया, बढ़ गया, 9 से 11,000 हो गया, बढ़ गया, 11 से 10 घट गया। ठीक है, तो एवरी ईयर की बात हो रही है ना, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, इंपोर्ट या ट्रेड डिफिसिट होगा। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट हम हर साल ही बढ़ रहा है, इंपोर्ट हर साल ही बढ़ रहा है, जबकि ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। कुल डाटा इंटरप्रिटेशन में अपना ग्राफ के बाद टेबल है, उसका पाई चार्ट है। ठीक है, इन तीन में से 2 से पक्का क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स, रेशियो, अभी रेशियो, इन सारे शब्दों पर ध्यान देना है। ठीक है, ढंग से काम करना है, दिमाग को शांत रख करके, फोकस रख करके काम करना है, ताकि हल्के क्वेश्चन गलत ना हो, सिर्फ आसान क्वेश्चंस ही आप कर लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो मतलब 12,549 बटा 6,711, 13,608 बटा 7,800, किसमें मैक्सिमम था, कौन से साल ये सबसे अधिक था ये रेशियो। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इस तरीके से कोशिश करता हूं, अभी एक्चुअल में कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। 12 से 20 का रेशियो, ठीक है, तो 12 2 जा 24 होता है, 24 से बहुत कम है। 6 2 जा 12 होता है, ठीक है, ये उसके कंपैरिजन में पास है, तो मैं इसे हटा दूंगा। 10 2 जा 20 होता है, ये भी दूर है। 11 2 जा 20 बहुत दूर है। 9 2 जा 18 बहुत दूर है। 8 2 जा 16 14 ये भी अच्छा खासा दूर है दोस्तों। 7 2 जा 14 ये कुछ करीब है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा करीब ये लग रहा है, तो मैं इन दोनों में चेक कर लूंगा फिर भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि 1991 इज द राइट आंसर। 1991 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप डिवाइड करके देख सकते हो, पूरा का पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऊपर से इंटरप्रेट कर लिया उसके बाद फिर आंसर कर दिया। ठीक है, 13,608 बटा 7,806, 7.8 ले लो, 13.6 ले लो, 7.8 का डबल कितना हो गया, 15.6, अभी ये 13.6 है। 6.7 का डबल कितना हो गया, तो 6.7 का डबल हो गया 13.4, ये 12.5 है, ये काफी करीब है, तो ये रेशियो सबसे ज्यादा होगा। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है, तो 1991 इज द राइट आंसर। आई होप up to here we are all done. Next, percentage increase, परसेंट बहुत काम करेगा आपको। परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स वाज मैक्सिमम इन द ईयर। परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब हो गया कि कंपेयर किया जा रहा है पीछे के साल से। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स वाज मैक्सिमम इन द ईयर। अभी 1991 में तो हम लोग ऐसा कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसके पीछे का डाटा है नहीं अपने पास। ठीक है बच्चों, एक्सपोर्ट वाज मैक्सिमम इन द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये कितना का इंक्रीज हुआ बच्चों, 1,100 कुछ का। ठीक है, 1,095 का इंक्रीज हुआ, तो 1,095 अपॉन 6,711 इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया। अभी आप सबका ना कैलकुलेट करते हुए बस इसमें ही देखें कि किसका ज्यादा हो रहा है।
BCD 96-97 में देखिए 96-97 में 10,000 से 12,000 हो गया, ठीक है, 10,000 से 12,000 हो गया, तो कितना का इंक्रीज हुआ बच्चों? अभी 94 से 95 में देखिए 94 से 95 में 9,000 से 11,000 हो गया, और देखिए 93 से 94 में 8,000 से 9,000 हो गया। तो यहाँ पर करीब 900 का बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ पर करीब 2,000 से ज्यादा का बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ये 10,000 में बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो इंक्रीज हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इंक्रीज है बच्चों, यहाँ पर जो इंक्रीज है, अभी मैं इसमें कंपेयर नहीं करूंगा, इसमें और इसमें कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि साफ लग रहा है कि इसका ज्यादा है, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो किन दो में कंपैरिजन होगी बच्चों? 93-94 इसमें कंपैरिजन होगी, और 93-94 इसमें कंपैरिजन होगी, और इसमें कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखो कितना का आ रहा है, 11,855 माइनस 9,771, 4 8 7 15, ठीक है, 7 7 0 9 2 11। 2084 का जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना पर? 9771 पर, ठीक है, इस वाले का वैल्यू। और फिर यहाँ पर कितने का ग्रोथ हुआ? 2130 का, ठीक है, 2130 का ग्रोथ हुआ, ठीक है। 2130 का जो ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हैं, मैं ऐड करूंगा 023541521 आ जाएगा। इतना का जो ग्रोथ हो रहा है वो 10,420 में हो रहा है। बस अब आपको ये देखना है कि किसका ज्यादा है वैल्यू, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, सी इज द राइट आंसर। वेरी वेल, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। गुड। कितने बच्चों ने आंसर किया? एक। सत्यम, वेरी गुड सत्यम। बाकी लोग जाग जाइए आप लोग भी। टोटल ट्रेड डिफिसिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, टोटल ट्रेड डिफिसिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, आखिरी के 5 सालों में, आखिरी के 5 सालों में कुल ट्रेड डिफिसिट कितना हुआ? ट्रेड डिफिसिट यहाँ ऐड कर देंगे, इसको 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 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 8 3 11 1 12, ठीक है। का हाथ में 1 9 1 10 6 16 17 5 22 23 का 3, हाथ में 2 4 2 6 3 9 9 18 5 23 का 3, बस और करने की जरूरत है क्या? 3 3 2 आ गया है, 32,332, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वाज मैक्सिमम। किस साल, मैक्सिमम इन द ईयर, किस साल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना हुआ बच्चों? ये डिफरेंस हो गया 8 1 9 3 1 4 8 7 15 का 5, हाथ में 1 5 6 11 1 12। ट्रेड डिफिसिट जो होता है ना, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को घटा करके आता है, ठीक है। मतलब ये हो गई बात कि एक्सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है, मैं जितना ज्यादा सामान बेचूं वो उतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा इंपोर्ट कर रहा हूं, कम एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा? ट्रेड का डिफिसिट आ जाएगा। डिफिसिट मतलब एक कम हो जाना, ठीक है। जो मैंने व्यापार किया वो व्यापार कम हो रहा है मेरा, मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, कम बेच पा रहा हूं, ठीक है, तो ट्रेड डिफिसिट को। तो ट्रेड डिफिसिट आपको डिफरेंस दे रखा है, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिफिसिट डिफरेंस के रूप में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये कब मैक्सिमम है, देख लीजिए आप कब मैक्सिमम है, 7,995 से 96 में। I hope this is clear to all of you. Moving to the next question. नो, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लोग बार डायग्राम पर, ठीक है। पाई चार्ट से पहले बार डायग्राम पर आते हैं। बार डायग्राम आपने देखा है, जब सचिन लंबे लंबे, सचिन नहीं अब तो कोहली आ गया, कोहली लंबे लंबे 6 मारता है तो उस वक्त हर ओवर में ज्यादा रन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन को ही देता है। तो
अभी इन ग्राफ्स को केयरफुली स्टडी करके अपने को 16 से 20 तक के क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये क्या प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय अ स्टेट, किसी स्टेट का ओवर द इयर्स इन 1000 टन्स, ठीक है। 1989 में 25,000 टन का प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ, ठीक है। 1990 में 40,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से 1991 में 60,000 फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, 60,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इस पर अपने को क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 टू 20। ऑलराइट, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1990 and 1991 was exactly equal to the average production of which of the following pairs of years? 1990 और 1991 में देखिए कितना प्रोडक्शन हमारा 40 एंड 60 मिलाकर के 100 हो गया, ठीक है। अभी वो 1000 टन को छोड़ दीजिए, वो तो ऑटोमेटिकली सब में रहेगा। ये 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। तो अपने को पूछा जा रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन 1990 और 1991 में जितना था उतना ही और कौन से 2 साल में रहा। तो मतलब मिला करके 100 कहां पर और आ रहा है, तो इसमें और हाँ इसमें और इसमें आ रहा है, 25 एंड 75 में मिला करके 100 आ रहा है। अब सब बच्चे देख पा रहे होंगे 25 एंड 75 मिला करके उतना ही हो रहा है जितना 1990 और 1991 को मिला करके हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो 1989 और 1995 तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन, तो चेक कर लेते हैं हम लोग 91 और 92 को तो मिला करके 105 हो जा रहा है। देख रहे हो ना, ग्राफ अगर गंदा करोगे तो फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि डाटा फिर छुप जाएगा ना आपके पेन के बीच में। तो ग्राफ पे बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1992 एंड 92 में इतना, 94 में इतना, तो मिलाकर 95 हुआ, ये भी बराबर नहीं। 93 और 94, 65 एंड 50 तो मिला करके ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। इसका सही आंसर क्या होगा 1989 एंड 1995। ठीक है, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बिटवीन 1991 एंड 1994? 1991 से 1994 के बीच डिफरेंस कितना रहा? 1991 में क्या हो रहा है बच्चों, 60,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। 1994 में क्या हो रहा है, 50,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। कितना आ गया ये, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। बहुत सारे बच्चे 60 माइनस 50 10 करेंगे, देखेंगे एक टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि 10,000 नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1000। सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, 10,000 टन्स। ऑल राइट, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया होगा। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम अमंग द गिवन ईयर्स? इसमें से कौन से वर्षों में प्रोडक्शन प्रीवियस साल से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा हुआ? तो 1991 में देखिए 60 हुआ, उससे पहले 40 हो रहा था, तो 60 में कितना चेंज आया, 20 का चेंज है, 20/40। हमेशा प्रीवियस ईयर पर कंपैरिजन करेंगे, इनटू 100। ये 1991 की कहानी। 1993 की कहानी क्या है, 45 से बढ़कर के 65 हुआ, तो 45 से बढ़कर के 65 हुआ, तो 20/45 इंटू 100, ठीक है बच्चों। अभी देखो 1995 की क्या कहानी है, तो 95 में 75, 50 से बढ़कर के 75 हो गए, तो 25 का चेंज आया कितने में, 50 में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। 1990 में क्या हुआ, 1990 में 40 हो गया, कहां से, 25 से, तो कितना हो गया 1990 में 15 इंक्रीज हुआ, कितना में, 25 में। अब देखो बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, जहां पर परसेंटेज इंक्रीज आ जाए संभल जाना है थोड़ा सा, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है ना, आप सीधा देख करके बता नहीं सकते हो, ठीक है। एक बच्चे को 100 में आ रहा है 90 नंबर,
ठीक है, एक बच्चे को आ रहा है 40 में आ रहा है 30 नंबर, ठीक है, 40 में 30 नंबर आ रहा है, तो किसे ज्यादा आ रहा है? आप विश्वास नहीं करोगे, इसे बहुत ज्यादा आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि 10 ही नंबर तो कम है, इसमें भी बराबर आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें देखिए, आपको परसेंटेज अगर निकालना आता है तो ये कितना हो जाएगा, 75% हो रहा है, 75% हो रहा है, जबकि ये 90%। बहुत का डिफरेंस हो गया ना, ठीक है। आप लोग सावधान रहेंगे जहां कहीं भी परसेंट शब्द आ जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप चारों में कंपेयर कर सकते हैं, चारों में कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा है। 20/40, 25/50, ये तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो वैसे भी ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। 20/45 तो और छोटा ही है, ठीक है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। देखिए, कम ही बढ़ा है, लग रहा है 15 ही बढ़ रहा है, लेकिन पिछला साल में, प्रीवियस ईयर में 25 ही था ना, 25 में ही 15 बढ़ गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ, पर 100 इंक्रीज ज्यादा हो गया, ठीक है। पर 100 इंक्रीज यहाँ पर कितना का हो गया? 60 का हो गया, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50 ही आ पाएगा बच्चों, ये भी 50 ही देगा, ये तो 50 से भी कम देगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट आंसर ऑफ 13 इज डी। मूविंग फॉरवर्ड, in how many of the given years was the production of food grains more than the average production of the given years? Average production of the given years मतलब 1989 से 1996 तक का प्रोडक्शन, ठीक है, कितना हो गया? 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 80। तो कुल कितने साल है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, हालांकि मैंने एवरेज पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। आपको कितना परसेंट नंबर आया? आपको मैथ्स में 100 नंबर आया, फिजिक्स में 99 नंबर आया, एसएसटी में 99 नंबर आया, इंग्लिश में 97 नंबर आया, हिंदी में 98 नंबर आया। कितना परसेंट आया? क्या करते हो? सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हो, कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो परसेंटेज निकल करके आ जाता है। तो जितने ऑब्जर्वेशंस हैं सबको डिवाइड कर दो, कुल ऑब्जर्वेशन कितने हैं उससे, ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा ये। तो क्या कहा जा रहा है? परसेंटेज नहीं, एवरेज आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मोर देन एवरेज, एवरेज से ज्यादा हो जाए। चलो करके देखते हैं। 60 40 100 हो गया, ठीक है बच्चों। 75 और 25 100 हो गया, 200 हो गया, यहाँ पर 110 आ रहा है, 310 हो गया, 390 440, 440/8, ठीक है। तो कितना आ रहा है बच्चों? 55। एवरेज ईयर, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स क्या है? हर साल 55,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है इसके अनुसार, हर साल, ठीक है। किसी साल 80,000 टन हो रहा है, किसी साल 25,000 टन हो रहा है, मिला करके ऑन एन एवरेज 55,000 टन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कब कब 55,000 टन से ज्यादा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। 4 साल, 4 साल, 4 सालों में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? What was the percentage drop in the production of food grains from 1991 to 1992? परसेंटेज ड्रॉप पूछा जा रहा है इन द प्रोडक्शन। 1991 में प्रोडक्शन 60, 1992 में प्रोडक्शन 45। बताइए जल्दी से कितना होगा परसेंटेज ड्रॉप? प्रोडक्शन घट गया ना, कितना घटा? परसेंटेज में बताना है कितना घटा। तो 15 से घट रहा है, ठीक है, 15 से घट रहा है। कितना में घट रहा है? 45 में कि 60 में? 45 में कि 60 में? 60 में घट रहा है बच्चों, इंटू 100, 25%। सी इज द राइट आंसर। किसका आया? प्रत्युष वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, और सत्यम वेरी गुड। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन में अब आखिरी टॉपिक है अपना पाई चार्ट। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बाकी 3 में से, और डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट वेटेज बराबर, पाई चार्ट एक तरफ, बाकी तीनों एक तरफ। ऑल राइट,
अभी देखिए पाई चार्ट दो तरीके से आपको मिल सकता है, दो तरीके से आपको पाई चार्ट मिल सकता है। या तो आपको एंगुलर फॉर्मेट में मिलेगा या फिर आपको परसेंटेज फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अगर एंगुलर फॉर्मेट में मिलेगा, परसेंटेज फॉर्मेट में मिलेगा, तो ये नंबर्स तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि परसेंटेज बात करता है पर 100 का, पर 100 का, 100 में कितना, इसका ही बात कर रहा है परसेंटेज। अभी एंगुलर फॉर्म क्या बात करेगा, एंगुलर फॉर्म क्या बात करेगा, ये बात करेगा पर 360, 360 में कितना। ठीक है, 360 में कितना, परसेंट क्या बोल रहा है 100 में कितना, एंगुलर फॉर्म क्या बोलेगा 360 में कितना। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखिए बच्चों, एंगल परसेंटेज फॉर्मेट में क्या है, ये पूरा कंप्लीट एंगल 100% को शो कर रहा है। ठीक है, अभी ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है बच्चों 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। ठीक है, तो 50% कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिएगा, फिफ्टी परसेंट अगर अपने को शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, इस तरीके से, ये हो गया 50% और ये हो गया 50%। ठीक है, अगर अपने को एंगल में शो करना हो यही इंफॉर्मेशन तो कैसे करेंगे, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, बात को देखिएगा, समझिएगा कि जो ये हिस्सा आ रहा है वो 50% के लिए भी उतना ही है, 180 डिग्री के लिए भी उतना ही है। मतलब अपने को 180 और 50 को नहीं देखना है कि 180 ज्यादा है तो ये ज्यादा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को देखना है कि फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है, एंगुलर फॉर्मेट है कि परसेंटेज फॉर्मेट है। परसेंटेज फॉर्मेट और एंगुलर फॉर्मेट, हम सेम इंफॉर्मेशन को लेट अस सपोज अभी 10 पेपर का एग्जाम हुआ, 10 पेपर्स का एग्जाम हुआ, मान लीजिए 5 पेपर क्लास 9 के, 5 पेपर क्लास 10 के, एक साथ एग्जाम हुआ, लॉकडाउन हो गया ना तो 9 का एग्जाम हो नहीं पाया, मान लीजिए एक साथ एग्जाम हो रहा है, 9 पेपर क्लास 10th का, 5 पेपर क्लास 9 का, 5 पेपर क्लास 10 का। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैथ्स 9 मैथ्स 10 इस तरीके से, क्लास 9 के मैथ्स में कितना नंबर आया, क्लास 10 के मैथ्स में कितना नंबर आया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एसएसटी साइंस सबका है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 9th क्लास के मैथ्स में मेरे को 70 मार्क्स आया। ठीक है, 10th क्लास के मैथ्स में मेरे को 75 मार्क्स आया, 80 का एग्जाम हो रहा था, और साइंस में 9th क्लास में कुछ 79 मार्क्स आया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये तीनों जो नंबर अपने को मिला है उसको मैं इस सेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इससे, इससे और इससे। ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्लियर। आई होप इंफॉर्मेशन अप टू हियर आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने एंगल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, तो x1% आया मुझे और एंगल कितना बना उसके लिए θ1। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूं, ये जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा ये भी रहेगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों के डायमेंशन में फर्क नहीं आएगा। अगर एक ही डेटा को, एक ही इंफॉर्मेशन को हम लोग एंगुलर फॉर्म में डालें, परसेंटेज फॉर्म में डालें, ये जो पिज्जा के स्लाइस हैं इसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस बात में आएगा, चेंज आएगा बच्चों इस बात में, मैं आपको बताता हूं, चेंज आएगा इस θ1, θ2 और θ3, x1, x2 और x3 के वैल्यूज में। θ1 का वैल्यू कुछ और होगा, x1 का वैल्यू कुछ और होगा। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, हाँ एनीबॉडी, किसका ज्यादा होगा, θ1 ज्यादा होगा कि x1 ज्यादा होगा, न्यूमेरिकली किसका ज्यादा होगा, जवाब दीजिए। θ1 और x1 कौन ज्यादा होगा, θ1 और x1 कौन ज्यादा होगा,
सेम इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर फॉर्मेट में, परसेंटेज फॉर्मेट में। एंगुलर फॉर्मेट में θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज फॉर्मेट में x1% से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो θ1 बड़ा होगा कि x1 बड़ा होगा? मैंने क्या बोला कि ये साइज सेम रहेगा, ये टुकड़ा सेम रहेगा, लेकिन नंबर किसका बड़ा होगा, θ1 का कि x1? जवाब आया किसी का? सेम बाबू, ये साइज रहेगा सेम, ये वाला साइज रहेगा सेम, ये साइज सेम रहेगा, लेकिन θ1 और x1 डिफरेंट रहेगा। x1 किसका जवाब आ रहा है? प्रत्युष x1। और लो चलिए बच्चों, आज का टाइम हो गया है। इसी सवाल के साथ बिना जवाब दिए मैं छोड़ रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है सोचने की कौन सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ कि कौन ज्यादा रहेगा, x1 ज्यादा रहेगा कि θ1 ज्यादा रहेगा, और फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे पाई चार्ट को। That's it for today. Study hard and just rock. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.